कहते हैं बीहड़ों का एक रास्ता राजनीति के गलियारे तक पहुंचता है, जिस पर बहुत से लोगों ने चलने की कोशिश की, लेकिन सबके सफर उस शिखर पर नहीं पहुंचे और कुछ ने रास्तों में ही दम तोड़ दिया। कुछ कहानियां इन बीहड़ों में कहीं समा गईं, तो कुछ आगे जाकर राजनीति का शिकार बन गईं। ऐसी ही एक कहानी है दस्यु सुंदरी फूलन देवी की, जिसने अपनी बंदूक से कानपुर देहात में एक ऐसा सामूहिक नरसंहार किया जिससे फूलन देवी पूरी दुनिया में चर्चित हो गईं। फूलन देवी ने डकैत से सांसद बनने का सफर तय किया। फूलन ने बीहड़ से लेकर सांसद तक का सफर तय तो किया, लेकिन ज्यादा देर तक वह राजनीति गलियारे में सक्रिय नहीं हो पाई। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा का पुरवा गांव में हुआ था। यह क्षेत्र यमुना और चंबल नदियों द्वारा पार की जाती है और घाटियों और गड्ढों से भरी हुई है, जो इसे डकैतों के लिए उपयुक्त इलाका बनाती है। फूलन का परिवार गरीब था और मल्लाह उपजाति से संबंधित था, जो भारत में हिंदू जाति व्यवस्था के निचले स्तर पर माना जाता है। फूलन देवी और उनकी बहनें ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर के उपले बनाती थीं, जैसा कि इस क्षेत्र में आम प्रथा है। उनका परिवार छोले, सूरजमुखी और मोती बाजरे की खेती करता था। फूलन देवी के मां का नाम मूला और पिता का नाम देवादीन था। उनकी 4 बहनें और एक भाई था। देवादीन का एक भाई बिहारी लाल था, जिसका एक बेटा था मयादीन। बिहारी लाल और मयादीन ने जमीन के रिकॉर्ड बदलवाने के लिए गांव के नेता को रिश्वत देकर फूलन देवी के पिता से जमीन चुरा ली। उनके पिता को गांव के किनारे एक छोटा सा घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद चाचा और उनके बेटे ने परिवार को परेशान करना और उनकी फसलें चुराना जारी रखा, जिसका उद्देश्य था उन्हें गांव से भगाना। 10 वर्ष की आयु में फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। वह अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ विवादित जमीन पर बैठ गई और वहां उगे चने खाते हुए कहने लगी, यह फसल उनके परिवार की है। मयादीन ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया और जब वह नहीं गई तो उन्हें बेहोश कर दिया गया। साल 2018 में फूलन देवी की मां ने द रशियन एज को बताया कि वह अभी भी उस जमीन को वापस पाने के लिए लड़ रही हैं, जिसे मयादीन के परिवार ने चुराया था या फिर उस पर जबरदस्ती कब्जा किया था। इन घटनाओं से आहत होकर फूलन देवी के माता पिता ने फूलन की शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया। उनकी शादी पुत्तीलाल नामक एक व्यक्ति से हुई, जिसने उनके माता पिता को 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल की पेशकश की। उनके द्वारा उनकी जीवनी लेखिका माला सेन को बताए गए संस्करण के अनुसार यह सहमति हुई थी कि फूलन देवी 3 साल बाद उसके साथ रहना शुरू करेंगी, लेकिन पुत्तीलाल 3 महीने के भीतर वापस आ गया और उन्हें अपने साथ ले गया। पुत्तीलाल की उम्र उस समय 45 थी और फूलन से वह 3 गुना बड़ा था। फूलन ने जाने के बाद उसके यौन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बीमार पड़ गईं, जिसके बाद उनके माता पिता आए और उन्हें अपने साथ ले गए। उस समय एक पत्नी के लिए अपने पति को छोड़ना निंदनीय था। कुछ दिन बाद फूलन देवी को तेओगा गांव में एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात अपने हाल ही में विवाहित चचेरे भाई कैलाश से हुई, जो डकैतों के लिए काम करता था। वे दोनों करीब आ गए और उनके बीच प्रेम संबंध बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप फूलन देवी को कैलाश के पत्नी ने अपने घर वापस जाने का आदेश दे दिया। इस बार जब फूलन देवी गोरहा का पुरवा वापस आई तो गांव के एक नेता का बेटा उनसे मोहित हो गया और जब उन्होंने उसके प्यार को अस्वीकार किया तो उसने उन पर हमला कर दिया और फिर फूलन को गांव छोड़ने की जरूरत पड़ गई। इस बीच पुत्तीलाल ने भी दूसरी पत्नी रख लिया। जनवरी 1969 में जमीन विवाद पर फूलन देवी को जेल जाना पड़ा, जहां उनके साथ मारपीट और बलात्कार हुआ। जुलाई 1969 में बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उनके परिवार के घर से अगवा कर लिया और फिर बार बार उनके साथ बलात्कार किया गया। दूसरे नंबर का कमांडर विक्रम मल्ला, जो फूलन देवी का शौकीन हो गया और उनके साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने लगा, इसलिए उसने बाबू गुज्जर को मार डाला और खुद गिरोह का नेता बन गया। जिसके बाद उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों में प्यार हो गया। अगले वर्ष इस समूह ने वाहनों को लूटा और उच्च जाति के गांवों को भी लूटा। कभी कभी ये लोग चोरी की गई वर्दी का उपयोग करके खुद को छिपा लेते। यह पूरा गिरोह बीहड़ों में रहता था। इसके बाद जैसे ही फूलन देवी के कारनामों की खबर फैली, वह निचली जातियों में लोकप्रिय हो गईं, जिन्होंने उन्हें दस्यु सुंदरी कहा। उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना जाने लगा।
जो गरीबों को देने के लिए अमीरों को लूटती थी। उन्हें हिंदू देवी दुर्गा का अवतार माना जाने लगा। पुलिस की वर्दी में एक बंदूकधारी थी जो गरीबों की मसीहा थी। इसी बीच गिरोह के एक पूर्व नेता श्री राम सिंह को 1980 में अपने भाई लल्ला राम सिंह के साथ जेल से रिहा किया गया। राम सिंह और लल्ला सिंह ठाकुर थे और इस प्रकार अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च जाति के थे। डाकुओं में शामिल होने के बाद दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और श्री राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन देवी को अपने साथ बेहमई से सुदूर गांव में ले गया, जहां उनके साथ अन्य ठाकुरों ने बार बार बलात्कार किया। अंतिम अपमान में फूलन को गांव वालों के सामने नग्न अवस्था में कुएं से पानी भरने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन फिर किसी तरह फूलन वहां से भाग निकली और उनकी मुलाकात हुई मान सिंह नामक डाकू से, जिसके साथ उसने एक नया गिरोह बनाया। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपने गिरोह के साथ बेहमई लौट आईं और लाउड स्पीकर से बात करते हुए फूलन ने मांग किया कि गांव वाले श्री राम सिंह और उसके भाई को उन्हें सौंप दें, फिर डाकू घर घर जाकर कीमती सामान लूट लेंगे। लेकिन काफी बयानबाजी के बाद जब दोनों आदमी नहीं मिले तो फूलन ने यमुना नदी पर 22 आदमियों को एक साथ पंक्ति में खड़ा करके पीछे से गोली मार दी। हालांकि 20 मर गए और 2 बच गए। यह फूलन देवी थी जिसने 20 पुरुषों को मौत की घाट उतार दिया। यह उच्च जातियों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला था। वहीं वह इस हत्याकांड के बाद पुलिस के हाथों से भी बचकर भाग निकली। इन हत्याओं के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। बाद में स्पष्ट किया गया कि मृत पुरुषों में 17 ठाकुर, 1 मुस्लिम, 1 दलित और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य था। फूलन देवी पर उनकी अनुपस्थिति में 48 अपराधों का आरोप लगाया गया। नरसंहार के बाद फूलन देवी फरार रहीं और उनकी मां को जेल में बंद कर दिया गया। 1983 में फूलन देवी ने भिंड के एक पुलिस अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में लंबी बातचीत के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंदना पहने हुए फूलन ने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सिर झुकाया और आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी में दंडवत सर झुकाया। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के संबंध में शर्तें रखी थीं। हथकड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा, एक समूह के रूप में उन्हें कैद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कैद किया जाएगा। उनके परिवार और उनकी बकरी गाय के लिए जगह जमीन दी जाएगी और उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फूलन और मान सिंह सहित 7 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भिंड में उनके आत्मसमर्पण को देखने के लिए एकत्र हुए पुरुष पत्रकार उनके सादे रूप से कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। फूलन देवी पर 48 आपराधिक आरोप लगाए गए और गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर लिया गया। इस पूर्व समझौते के बावजूद कि वह 8 साल से अधिक जेल में नहीं बिताएंगी, उन्होंने 10 साल से अधिक समय रिमांड पर बिताए। इस दौरान उन्हें तपेदिक हो गया और पेट में 2 ट्यूमर का निदान किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी सहमति के बिना उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। मान सिंह सहित अन्य लोग उत्तर प्रदेश के मुकदमे के लिए सहमत हो गए और सभी को बरी कर दिया गया, लेकिन फूलन ने कोई सौदा करने से इनकार कर दिया और आश्वस्त रही कि अगर वह उत्तर प्रदेश गई तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर फूलन देवी के खिलाफ सारे आरोप हटा दिए गए और फूलन जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। 1996 के आम चुनाव में फूलन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संसद सदस्य के रूप में सांसद पहुंची। वह 37,000 के अंतर से जीती और कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक वोट मिले। वह भगवती देवी और शोभावती देवी जैसी अन्य सांसदों में शामिल होने वाली एकमात्र निरक्षर महिला बन गईं। फूलन देवी ने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सीमित सफलताओं के साथ अभियान चलाया। मल्लाह लोग इस बात से खुश थे कि उनकी जाति का कोई व्यक्ति पहली बार संसद में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय हो गई। लेकिन जल्द ही कानपुर जिला न्यायालय ने मुलायम सिंह यादव के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें बेहमई नरसंहार के सिलसिले में उनके खिलाफ आरोप बहाल कर दिए गए थे। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। 1996 में फूलन देवी ने अपने खिलाफ आरोप हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील खो दिया। अगले वर्ष अदालत ने
बेहमई नरसंहार से संबंधित आरोपों पर उन्हें अभियोग चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अनुरोध को मंजूरी दे दी और वह कानपुर में अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुई। कई महीनों की कानूनी दांवपेच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फूलन देवी को मुकदमे से पहले जेल जाने की जरूरत नहीं है। वह 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह से अपनी सीट हार गईं, लेकिन फिर अगले वर्ष इसे वापस हासिल कर लिया। फूलन देवी ने 1994 में उम्मेद सिंह से शादी की। वह अपने नए पति के साथ हिंदू जाति व्यवस्था से बचने के उद्देश्य से बौद्ध बन गईं, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म त्याग दिया। 28 जुलाई 2001 को लगभग 2 बजे नई दिल्ली में 44 अशोक रोड स्थित उनके घर के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें 9 बार गोली मारी गई और उनके अंगरक्षक को 2 बार, जिसके बाद उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया और वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 37 वर्ष थी और वे सांसद के रूप में कार्यरत थीं। संसद के दोनों सदनों का सारा कामकाज 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और अंतिम संस्कार मिर्जापुर में हुआ, जिसके बाद उम्मेद सिंह ने टिप्पणी किया कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। जब कोई खासकर एक महिला निम्न वर्ग से उठकर अपना नाम बनाती है तब लोग ऐसा ही करते हैं। वहीं उनकी वकील कामिनी जायसवाल ने कहा, यह हत्या जाति संघर्ष का परिणाम है। हत्या के कुछ दिनों बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दावा किया कि उसने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी, जिसके बाद वह 2004 में तिहाड़ जेल से भाग गया और 2 साल बाद फिर से पकड़ा गया। अगस्त 2014 में राणा को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। 2 साल बाद उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी सजा की अपील की और न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने उसे 50,000 के निजी बॉन्ड और जमानतों पर रिहा कर दिया, जिसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि वे फूलन देवी के परिवार से बातचीत न करें और हर 6 महीने में पुलिस को रिपोर्ट करें।